जब दुनिया खत्म होने वाली थी, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था। जिस सिटी में था, वहां अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। टेम्परेचर एकदम से -30 डिग्री तक गिर गया। मुझे खुशी थी कि घर जाने का टिकट मिल गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 29 तारीख की वो ट्रेन इंसानों को एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ ले जाने वाली थी। 2024 8 फरवरी शाम के 4 बजे मैं स्टेशन के एंट्री गेट पर फंसा खड़ा था। हिल भी नहीं सकता था। उस दिन पूरी सिटी में तेज बर्फ और आंधी थी। आसमान बिल्कुल काला था। मैं जल्दी निकला था। सोचा था वेटिंग हॉल में जगह मिल जाएगी, लेकिन टिकट चेक होने से पहले ही मैं एंट्री गेट पर रुक गया। बर्फ लगातार गिर रही थी और तेज होती जा रही थी। मैं शुरू में लाइन के पीछे था। कुछ ही देर में आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से लोग आ गए और मैं बीच में फंस गया। स्प्रिंग फेस्टिवल का रश था। धीरे धीरे लोगों की एक बड़ी दीवार बन गई, जिसका ना कोई शुरू था ना कोई एंड। किसी को खतरे का अंदाजा नहीं था। ठंड इतनी थी कि पैरों की उंगलियां सुन्न हो गई थीं। आगे से आवाजें आ रही थीं कि आज सारी ट्रेन लेट हैं। हाँ, मेरी वाइफ ने बताया कि शिनांग जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। बस एक बची है। फिर भी बाहर ठंड में खड़ा क्यों रखा है यार? ये तो 3 सबसे ठंडे दिनों जैसे ठंड है। ये सुनकर मैंने पॉकेट से फोन निकाला और टिकट सर्च किया। सच में मेरी सारी ट्रेन रुकी हुई थी। मैंने फोन को जैकेट की पॉकेट में वापस रखा और हाथ से दबाकर गर्म किया। आखिरी ट्रेन छूटने का डर था, इसलिए लाइन में खड़े रहा। शुरू में दिमाग इधर उधर भागता रहा कि ट्रेन कितनी देर से आएगी, लेकिन बाद में ठंड इतनी हो गई कि चेहरा सुन्न हो गया। दिमाग बंद हो गया। आंख झपकते ही आंसू निकलने लगते थे। सांस लेना भी मुश्किल था, जैसे ठंडी हवा गले के अंदर चाकू चला रही हो। आखिर में मैंने सोचना छोड़ दिया। ट्रॉली बैग को खींचा, मुंह को स्कार्फ में छुपाया, हाथ पॉकेट में डाले और आंखें बंद करके खड़ा रहा, जैसे कोई खंबा हो। मुझे लगा मैं खड़े खड़े सो गया। फिर अचानक भीड़ ने धक्का दिया और मैं 2 कदम आगे खिंच गया। मुझे आंखें खोलने में मेहनत लगी। दिमाग भी फ्रीज हो चुका था। कुछ सोच नहीं पा रहा था। लाइन में हलचल बढ़ रही थी। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने आसपास झांकने की कोशिश की, तभी पीछे से धक्के आए। मैं लड़खड़ाने लगा। बॉडी में दबी हुई अवेयरनेस जागी। दिमाग चलने लगा। तब मैंने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने जोर से आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड में इतनी देर बाहर रहने से जबान जम गई थी। तभी आगे खड़ी एक लड़की डरी हुई लगी और भीड़ में गिर गई। उसे देखकर मैंने जीभ काटी, आवाज निकली। मैं रुकते हुए चिल्लाया, कोई गिर गया, और बाईं तरफ खिसकने लगा। मेरे बाईं तरफ अभी भी 4 रोज थीं। दाईं तरफ बस लोगों का हुजूम था। बाईं तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां प्रेशर और बढ़ गया। कुछ लोग गुस्से में आगे धकेल रहे थे, कुछ भीड़ की दर्रों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक पल में सबका नेगेटिव इमोशन एक साथ फट पड़ा। मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके बैग को उठाया, सीने से लगाया और बाईं तरफ जोर लगाकर धकेलते हुए भीड़ से बाहर निकला। जो लोग रिएक्ट नहीं कर पाए, उनका बुरा हाल हुआ। कोई लड़खड़ाया, कोई गिर गया। पीछे से आती भीड़ सब पर चढ़ती जा रही थी। मैं पीछे नहीं देख सका। सीधे स्टेशन के बाहर ब्रिज की तरफ भागा। ठंडी हवा ने गले में घुसकर मुझे खांसी दिला दी। आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीने पहले बीमार हुआ था। बॉडी पूरी तरह ठीक नहीं थी। कुछ कदम में ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ में बैग था, बार बार टकरा रहा था। पूरा हाथ सुन्न हो गया। सीटियां, रोने की आवाजें और ट्रेन के आने की गड़गड़ाहट सब एक साथ कानों में पड़ा। मैं जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से ब्रिज पर पहुंचा। वहां पहुंचकर हाफते हुए पीछे देखा। करीब 30 सेकंड्स तक दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ब्रिज से नीचे उतरते वक्त मुझे समझ आया, शायद मैं आज न्यूज में आने वाला था। ठंड बहुत थी। हवा कपड़ों के अंदर घुसती जा रही थी। पूरा बदन खुजलाने लगा। कैब के लिए 200 लोगों की क्यू थी और फोन की बैटरी भी ठंड में 15% रह गई थी। मैंने एक साथ सारे कैब ऑप्शन सेलेक्ट किए। स्टेशन से निकले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मुझे डर था कि भगदड़ फिर हो सकती है। भीड़ वाली जगह नहीं जाना चाहता था। बाहर ठंड में खड़े रहना ज्यादा सही लगा। पास में एक बैंक था। वहां कुछ लोग बच्चों के साथ अंदर वालों से गुजारिश कर रहे थे। शायद वो कह रहे थे कि बच्चा छोटा है, थोड़ी जगह दे दो। बच्चा ठीक लग रहा था। अपने थर्मस से हवा में गर्म पानी फेंक रहा था। वो पानी हवा में जमकर बर्फ बन गया। बहुत सुंदर लग रहा था। मैं देखता रहा। फिर अचानक दिमाग में आया, पानी हवा में फेंकने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? फोन की बैटरी 2% थी। तभी मेरी बुक की हुई 6 SEATER कैब आ गई। ड्राइवर को रास्ता ढूंढने में 5 मिनट लेट हो गए। तब तक अंधेरा हो चुका था। शायद बीमारी के बाद शरीर कमजोर था। मुझे थोड़ा टाइट फील हो रहा था। कार में बैठकर फोन चार्ज पर लगाया और व्हाट्सएप खोला। ऊपर फैमिली ग्रुप था जिसे मैंने पिन किया हुआ है। उन्होंने आधे घंटे पहले एक स्क्रीनशॉट भेजा था। बर्फबारी की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। हम सबको लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। कॉल किया तो माँ पापा किसी बड़े मॉल में थे। वहां बहुत शोर था। फोन पर ही लगता था जैसे लोग एक दूसरे में घुसे हों। मैंने उन्हें बोला, इस साल घर नहीं आ पाऊंगा, और कॉल काट दी। मुझे पता था टाइम कम था। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़ा। एक्सट्रीम वेदर, पानी का हवा में जमना, फ्लाइट्स कैंसिल। मैसेज बॉक्स में टाइप किया, फिर डिलीट किया, फिर टाइप किया। आखिर में रुकी हुई आवाज में बोला, ड्राइवर भाई, डबल फेयर दूंगा, पहले पास के सबसे बड़े आउटडोर स्टोर पर चलो। आउटडोर स्टोर में ज्यादा लोग नहीं थे। छुट्टी की वजह से सिर्फ 2 स्टाफ मेंबर्स थे। मैं अंदर घुसा। मुझसे ठंड की हवा आई। एक स्टाफ को झटका लगा। मैंने स्ट्रेट स्लीपिंग बैग मांगा। स्टाफ की लड़की बहुत हेल्पफुल थी। डिटेल में एक्सप्लेन करने लगी। मैंने हाथ से रोका और सबसे बेस्ट इंसुलेशन वाला स्लीपिंग बैग मांगा। फिर अलग अलग साइजेस की वार्म जैकेट्स ली। बाद में लेयरिंग के लिए कैंपिंग स्टोव, इमरजेंसी गियर, फायर रेजिस्टेंट सूट और भी जरूरी सामान लिया। रिसीट की फोटो खींची
और फैमिली ग्रुप में भेज दी। सामान बहुत था, लड़की ने खुद मदद की और कार तक पहुंचाया। जाते वक्त मैंने उसे भी कुछ सामान स्टोर कर लेने को कहा। उसने बाहर बढ़ती भीड़ को देखा लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अंधेरा होता स्काई देखा, कुछ नहीं बोला और कार में बैठ गया। कार में बैठकर फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, वाटर सब सोचते हुए आगे बढ़ा। जोमेटो खोला, सामान ऑर्डर करने की कोशिश की। बड़े सुपरमार्केट्स पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी। बाकी स्टोर्स ने लिखा था ऑर्डर्स फुल हैं। मैंने फूड पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि कोविड के टाइम का स्टोर्ड खाना था, 3 महीने चल सकता था। फैमिली को मैसेज किया और ड्राइवर को नियर बाय फार्मेसी की तरफ चलने को कहा। पैरासीटामोल जैसी फीवर की दवाई घर में पहले से थी, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसके लिए दवाई जरूरी थी। 29 तारीख थी, फार्मेसी बंद होने वाली थी। मैं बेरली पहुंचा। 4 बॉक्सेस, हैंड वार्मर्स, फर्स्ट एड किट और बेसिक मेडिसिन ली। ये सब लेकर निकला तो बाहर बर्फ इतनी तेज थी कि रास्ता दिखना बंद हो गया था। ड्राइवर को अब रास्ता चेंज नहीं करना था, वो घबराया हुआ था, बस यही चाहता था कि ये ट्रिप खत्म हो। घर पहुंचने पर उसने खुद सामान बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचाया। मुझे लगा वो शायद कुछ ले जाएगा, लेकिन वो सच में मदद कर रहा था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने एक वार्म जैकेट उसे देनी चाहिए। ड्राइवर ने हल्की सी स्माइल दी। रहने दो, अपने काम आएगा, दोनों को ही कम पड़ेगा। और वो चला गया। मेरे लिए बस इतना काफी है कि घर जाकर फैमिली के साथ रहूं। वो बर्फ में चला गया। कुछ ही देर में उसकी सिलुएट अंधेरे में गायब हो गई। बस दूर कार की लाइट्स दिखती रहीं। मैंने ज्यादा देर नहीं देखा, बर्फ आंखों में घुसने लगी। नीचे देखा, फोन में आखिरी मैसेज आधे घंटे पहले फैमिली ग्रुप में भेजी मेडिसिन की लिस्ट थी। किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन 2 सेकंड में ही रुक गया। ठंड में जमीन आंख को सुड़का और बिल्डिंग के दरवाजे पर पड़े सामान को ऊपर ले जाने लगा। रियलिटी यही थी कि मेरी सिचुएशन ज्यादा खराब थी। पहले खुद को बचाना था, फिर मिलना होगा। घर पहुंचा तो अंदर की वार्मथ ने थोड़ी जान डाली। हीटर को छुआ, अभी गर्म था। अभी सबसे बुरा नहीं था। जल्दी से एक पैकेट नूडल्स बनाया, खाया। तभी फैमिली का वीडियो कॉल आया। कैमरा में उन्होंने जो सामान इकट्ठा किया था वो दिखाया। मेरी लिस्ट के अलावा उन्होंने क्विकलाइन, कोल और सोलर जनरेटर भी लिया था। मैं खुद कम लगा। मैंने भी अपना सामान दिखाया। उधर से रिएक्शन थोड़ा कम था। हम तीनों अलग अलग जगह थे, एक दूसरे को अपना अपना स्टॉक दिखा रहे थे। यही हमारी बॉन्डिंग थी। हमें इस सर्दी से जरूर निकलना था और जब मौसम अच्छा होगा तब मिलेंगे। वीडियो कॉल खत्म करने से पहले माँ पापा ने बताया क्यू सिटी का टेम्परेचर -43 तक गिर गया था और बी सिटी की तरह वहां भी अचानक बर्फ आई और टेम्परेचर गिरा। उन्होंने कहा मैं अकेला हूँ, ध्यान रखूं। मेरे एरिया का हिस्ट्री में सबसे कम टेम्परेचर -27 था। अभी हीटर गर्म था, लेकिन आगे -4050 में हीटिंग सिस्टम टिकेगा या नहीं कह नहीं सकते। कॉल खत्म होते ही प्रिपरेशन शुरू हुई। आउटडोर स्टोर का सीलेंट लेकर सारी खिड़कियों की दरारें बंद की। फिर सोलर चार्जिंग पैनल को मैनुअल पढ़कर 1 घंटे में इंस्टॉल किया। बेड को साफ किया, उस पर टेंट लगाया। बेड 2x2 मीटर का था, टेंट के लिए थोड़ा छोटा था। बाकी जगह नूडल्स के बॉक्सेस रखकर लेवल किया। स्लीपिंग मैट और स्लीपिंग बैग एक सेट टेंट के अंदर रखे। बाकी स्लीपिंग बैग्स पास में रखे ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। वार्म क्लोथ्स का एक सेट टेंट में रखा, बाकी भी पास में रखे। कैंपिंग स्टोव को टेंट के बाहर छोटी टेबल पर रखा। बाद में अगर ज्यादा ठंड हुई तो टेंट में भी ला सकते थे। गैस कैनिस्टर्स इंपॉर्टेंट थे, -20 से नीचे स्टोर नहीं होते, इसलिए सब टेंट के साइड पॉकेट में रख दिए। टाइम कम था, ज्यादा सामान नहीं था। 3 घंटे में सब कुछ टेंट के आसपास सेट हो गया। सबसे ज्यादा टाइम लगा घर का खाना और पानी चेक करने में। सब कुछ ढूंढा, एक्सट्रीम कोल्ड के हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। खाना और पानी मिलाकर 3 महीने के लिए काफी था। ऊपर से अगर कोई सोल्यूशन निकाला जाए तो रिलीफ जल्दी आएगा, अगर नहीं आया तो ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होगी। जल्दी मरो या देर से मरो, 3 महीने वैसे भी बहुत है। सब ठीक करते करते 8 तारीख की रात के 4 बज गए। मैंने सोचा रात भर जाकर 6 बजे आखिरी राउंड में कुछ और ले आता हूँ। बाहर हवा की आवाज डरावनी थी, जैसे दुनिया को तोड़ने पर लगी हो। तभी एक हैनान की यूजर ने पोस्ट किया, हैनान में बर्फ पड़ रही है। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कितनी सुंदर है, कल जाकर फोटो लेनी है। कुछ लोगों ने लिखा 0 डिग्री की नमी बर्दाश्त नहीं होती। शायद मैं उस वीडियो पर ज्यादा रुका था। एल्गोरिदम ने नोटिस किया। फीड रिफ्रेश की तो पूरे देश की टेम्परेचर गिरने की वीडियोज आ रही। गुजरात के लोग मोटी रजाई में संतरे सेक रहे थे। नॉर्थ ईस्ट के विलेज में किसी ने छत से छलांग लगाई और पूरा बर्फ में गायब हो गया। सबको पता चल रहा था कि वेदर कुछ ठीक नहीं है। नेचर के सामने इंसान छोटा है। लेकिन मुझे अचानक लगा कि ठंड और भूख इतनी बड़ी नहीं। जब पूरी दुनिया एक साथ एक्सट्रीम वेदर फेस कर रहे हो तो अकेले डरने की जरूरत नहीं। सुबह 6 बजे लास्ट बैच में कुछ और जरूरी चीजें ऑर्डर की। काम पूरा हुआ तो थोड़ा रिलीफ आया। फेस धोने गया, पहले पानी ठीक था लेकिन टूथब्रश तक ठीक था। फेस धोने तक पानी बिल्कुल ठंडा हो गया। हाथ ठंडे पानी से सन हो गए। टॉवल को थोड़ा गीला किया, निचोड़ा और इससे फेस साफ किया। रूम में आकर हीटर को छुआ। कल रात जितना गर्म नहीं था। टेंट में घुसा, लेटा तो आंखें खुद बंद हो गईं। सपना बहुत उलझा हुआ था। जब नींद खुली तो ठंड से खुली थी, नाक ठंडी थी। टेम्परेचर चेक किया, शाम के 4 बज रहे थे। मेरे एरिया हैडियन का टेम्परेचर था -39 डिग्री। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ग्लोबल कूलिंग की बात हो रही थी। खबर थी कि आज रात न्यूज़ के बाद एक स्पेशल लाइव शो होगा। उसमें सीसीटीवी के बड़े एंकर्स के साथ आउटडोर सर्वाइवल एक्सपर्ट्स, वेदर स्पेशलिस्ट्स और अलग अलग फील्ड्स के लोग होंगे। इस लाइव का प्री रजिस्ट्रेशन पहले ही 20 करोड़ पार कर चुका था। ग्रुप में लोग बात कर रहे थे कि सामान मिल नहीं रहा। मैंने कुछ ऐप्स पर जाकर और चीज़ें ऑर्डर की।
अलार्म सेट किया ताकि लाइव शुरू होते वक्त मिस ना हो। सुबह 6 बजे ऑर्डर किया, सामान अभी डिलीवरी में था। बहुत डिले था, ये तो एक्सपेक्टेड था। हंगर फील हुई तो स्लीपिंग बैग से निकला। टेंट का जो जैकेट था वो पहना, नई लाल थिक सॉक्स पहने और टेंट से बाहर आया। सबसे पहले चेहरे पर ठंड लगी, ठिठुरन हुई। टेंट के पास हीटर को छुआ, कल रात की तुलना में काफी कम गर्म था। हीटिंग सप्लाई कम हो रही थी। खिड़की से बाहर देखा, स्काई अभी भी डार्क था, हवा चीख रही थी। सड़क पर एक भी इंसान नहीं था, बस सफेद बर्फ का तूफान था। कर्टन खींचा और खाना बनाने की तैयारी की। अभी हीटिंग, गैस और इलेक्ट्रिसिटी तीनों थे। मैंने डिसाइड किया पहले इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा, इमरजेंसी स्टोव बाद के लिए बचाऊंगा। किचन में इंसुलेशन कमजोर थी, इसलिए प्लान था कि आगे से रूम में ही खाना बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक पॉट में वाटर था स्टोरेज के लिए। थोड़ा पानी निकाला, बाकी दूसरे कंटेनर्स में डाला। पॉट को नूडल्स के साथ रूम में ले आया। पानी उबला, पहले सूप पैकेट डाला, बॉईल किया, फिर नूडल ब्लॉक डाला, सीजनिंग और वेजिटेबल पैक डाला, ढक्कन लगाया। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाया, नूडल्स पलटे, फिर ढका। हाई फ्लेम पर पकाने से नूडल्स गोल्डन और चुई हो गई थी। जब रेडी लगी, फ्लेम बंद की। वाटर बचाने के लिए पॉट को ही बोल की तरह यूज किया। एक बड़ी चम्मच भर नूडल्स मुंह में डाली। पोर्क बोन सूप की खुशबू मुंह में फैल गई। कुछ ही देर में सारी नूडल्स खा ली। फिर पॉट उठाकर सूप पिया, अंदर की ठंड जाने लगी। पूरा सूप पीने के बाद बॉडी फिर से वह हो गई। मुझे लगा था इन 2 दिनों में टेम्परेचर की वजह से सब घर बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही पॉट को पानी से धोया, दरवाजे पर जोर से नॉक हुई। कौन है? मेरा दिल एकदम से तेज हो गया। मेरी यह छोटी सी एक बेडरूम का फ्लैट थी, यहाँ कोई दोस्त नहीं आया था। कोई अजनबी इस मौसम में क्यों आया? लॉकडाउन के टाइम के बाद से काफी डिजास्टर फिक्शन पड़ा था। जानता था एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग अजीब हो जाते हैं और कभी कभी लोग खुद डिजास्टर से ज्यादा डेंजरस होते हैं। मैंने सोचा इग्नोर करूं, कोई नहीं है बोलूं, लेकिन बाहर वाले को लगा अंदर कोई है। नॉक और तेज हो गई, जैसे वो श्योर था कि कोई अंदर है। मुझे डर था कि ज्यादा लोग आ जाएं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए। इलेक्ट्रिक पॉट और किचन का नाइफ उठाया और दरवाजे पर गया। कौन है? मैंने कड़क आवाज में पूछा। मैं ज़ॉम्बी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाहर से एक आंटी की आवाज आई। वो बोली, अरे इतनी देर में दरवाजा खोला? मैं और जोर से बोलने वाला था, लेकिन उनकी अगली बात ने मुझे रोक दिया। सोसाइटी स्नो क्लीनिंग में वॉलंटियर्स चाहिए, आने वाले को एक टिन ऑयल और एक बॉक्स एग्स मिलेंगे। आना है? मैं वहीं खड़ा रह गया। 1 घंटे बाद मैं पूरी तरह रेडी होकर नीचे स्नो क्लियरिंग टीम में था। हमारी सोसाइटी में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। यंग लोग टेम्परेचर गिरने से पहले ही घर चले गए थे। जो बचे थे वो मोस्टली बुजुर्ग थे। शुरुआत में स्नो क्लियरिंग का असर दिखा। बिल्डिंग के दरवाजे के पास की बर्फ काफी कम हो गई, लेकिन बाद में बर्फ इतनी तेज हो गई जैसे ऊपर से बाल्टियां उलट रहे हो। सोसाइटी स्टाफ ने हमें सामान दिया और घर जाने को कहा। मुझे लगा था लोग फ्री एग्स और ऑयल के लिए आए थे, लेकिन काम रोकने पर कुछ बुजुर्ग जाने को तैयार नहीं थे। मेरे तो कान जमने वाले थे। मैं बस घर जाकर कुछ गर्म पीना चाहता था। मेरी वाइफ घर पर है, बेटा बहू आने वाले हैं न्यू ईयर डिनर के लिए। बर्फ साफ नहीं हुई तो बच्चों को रास्ता कैसे मिलेगा? घर पहुंचकर जैकेट उतारी तो उसमें जमी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरे। एक हाथ से वाटर बॉटल में पानी भरा, गर्म किया, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन की और स्लीपिंग बैग में घुस गया। चुप होते ही कानों का दर्द और बढ़ गया। दर्द कान के अंदर तक था। सिर और दांत भी दर्द करने लगे। बहुत तकलीफ थी। उस वक्त मेरे बॉडी का टेम्परेचर बाहर की बर्फ जितना ही था। स्लीपिंग बैग में लेटकर थोड़ा आराम मिला। नॉर्थ के लोगों के लिए बिना डंपलिंग्स के नया साल नहीं होता। थोड़े से डंपलिंग्स पैन में सेंके। खाना हुआ तो लाइव शो शुरू होने वाला था, लेकिन वो शो बुरी तरह क्रैश हो गया। हर ऐप पर अनेबल टू एंटर लिख रहा था। मैंने हॉट सूप की घूंट लेते हुए लाइव छोड़ दिया और पुरानी सीरीज देखने लगा। डंपलिंग्स खाए, बर्तन धोए, तब तक लाइव खत्म हो गया था। एक्सट्रीम कोल्ड की न्यूज सब जगह छाई हुई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है ज्यादा गर्म पानी मत पियो। अमेरिकन मीडिया का दावा है इस ग्लोबल कोल्ड वेव का कारण रशिया यूक्रेन वॉर हो सकती है। आज से देश भर के बंकर्स खुल रहे हैं। घर पर रहकर ठंड से बचने की जरूरी गाइड। किसी सेलिब्रिटी ने सजेस्ट किया कि पृथ्वी को ढक दो। मैंने गाइड खोली, बहुत डिटेल में थी, जिंजर वाटर से लेकर मेडिसिन तक सब कुछ। मैंने उसे तुरंत सेव किया। लेकिन गाइड होना और सामान मिलना दोनों अलग बातें थी। क्या एक बार और बाहर निकलना चाहिए? मुझे जीना था, मुझे बचना था, मुझे एक्शन लेना था। दोपहर में स्नो क्लियरिंग का एक्सपीरियंस था। इस बार पूरी बॉडी को और बेटर तरीके से कवर किया। पहले फेस के लिए N95 मास्क निकाला, वही जो कोविड के टाइम खरीदा था, अब काम आया। फिर थर्मल वेस्ट के ऊपर वार्म जैकेट लेयरिंग में पहनी। 2 लेयर्स में ही अंदर पसीना आ गया। ज्यादा कपड़े पहने तो मूवमेंट भी मुश्किल होती, यही रखा। नीज पर हैंड वार्मर्स लगाने की सोची, लेकिन टाली। -40 में 2 पैंट लेयरिंग से काम चला लेंगे। सबसे जरूरी था पैर गर्म रखना। पैर ठंडे तो पूरा बॉडी ठंडा। आखिर में जैकेट की पॉकेट में किचन नाइफ भी रख ली। 2024 9 फरवरी, न्यू ईयर्स ईव, रात के 9:30 बजे मैं बाहर निकला। शाम से जो ब्लिजर्ड शुरू हुआ था वो दोपहर से कहीं ज्यादा तेज था। धूल और बर्फ मिले हुए थे, जैसे कांच के टुकड़े उड़ रहे हों। अब मुझे पता चला कि -40 का मतलब क्या होता है। पहले दीवार से सटकर चल रहा था, लेकिन छत पर बर्फ के बड़े चंक्स थे। बीच सड़क पर आना पड़ा। हवा सीधी लगे तो लगे, चलता रहा। सोसाइटी से निकला तो उम्मीद से ज्यादा लोग बाहर थे। सुपरमार्केट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी रेड ब्रेक लाइट्स की कतार थी, जिसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा काउंट करूं कि कितने मीटर जाम है, लेकिन जितना देखा उतना डर गया। मन में था कि ये लोग जल्दी घर जाएं, आगे और बुरा होगा। सुपरमार्केट में वेजिटेरियन सामान शेल्फ से साफ हो चुका था। मैनिक्विन्स के गर्म कपड़े भी उतर चुके थे।
ये सब एक्सपेक्टेड था। इस कोल्ड वेव का असर बहुत बड़ा था। शुरू में लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जब ऑफिशियल लाइव शो ने ग्लोबल कूलिंग कंफर्म की तो सबको रियलिटी हिट हो गई। मैंने वो चीज़ें उठाई जो किसी ने नहीं ली। छोटा फायर एक्सटिंग्विशर, वासलीन, वाटर टैप और बची खुची कुछ फूड आइटम्स। काउंटर पर 200 रुपये डाले और निकल गया। वापसी का रास्ता जाने से भी मुश्किल था। आसमान में अजीब चमकीले बादल थे, रात में भी उजाला था। हवा शहर में हर चीज को तोड़ती जा रही थी। मैं उस तूफान में जूझता रहा। N95 भी उस हवा को नहीं रोक पा रहा था। खुली स्किन पर जैसे बार बार चाकू चल रहे थे। सड़क पर अभी भी गाड़ियों की रेड लाइट्स थीं। कभी कभी इम्पेशेंट हॉर्न भी सुनाई देता था। मेरे पास कोई इमोशन बाकी नहीं था। कितनी देर चला पता नहीं। आखिर में सोसाइटी में घुसा। बिल्डिंग्स की वजह से थोड़ी हवा कम थी, कुछ सांस मिली। जल्दी चला और घर पहुंचा। अंदर आते ही इतना थक गया था कि सीधे जमीन पर बैठ गया। सोचने लगा रात को क्या खाऊं। इन 2 दिनों में लगातार इंस्टेंट नूडल्स खाए थे। खुद की हेल्थ के लिए मैंने डिसाइड किया आज स्टेक बनाऊंगा, लेकिन अभी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं थी। स्टेक फ्रीजर से निकाला, थाव पर रखा, स्लीपिंग बैग में थोड़ा रेस्ट करने गया, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट पूरे 10 घंटे का हो गया। फोन खोला तो 10 तारीख की सुबह के 9 बज रहे थे। टेम्परेचर में हाइडियन ने नया रिकॉर्ड तोड़ा था, -52 डिग्री। कपड़े पहने, खाना बनाने चला, हीटर को छुआ, बिल्कुल ठंडा। हीटिंग बंद हो गई थी। पन में स्टेक धीमी आंच पर था। मैंने टेंट की इंसुलेशन और मजबूत की। फोन सिग्नल आता जाता रहा। स्टेक रेडी होने से पहले सिग्नल पूरी तरह गया। थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा। अचानक दुनिया से कट ऑफ होना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अभी थी, इतना ही काफी था। कब तक रहेगी पता नहीं। स्टीक खाया, टेंट में वापस गया। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन था, पेट भरा था, नींद आ रही थी। तभी नॉक हुई। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। दरवाजे पर गया, पीप होल में देखा। वो आंटी थीं जिन्होंने स्नो क्लियरिंग के लिए बुलाया था। वो ठंड में पैर हिला रही थीं और हाथ गर्म करने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें ऐसे देखकर झट से दरवाजा खोला। इस बार उन्होंने देर से खोलने की शिकायत नहीं की, बस नीचे रखे चावल का बैग उठाकर मुझे दिया। तब नोटिस किया कि उनके पीछे और भी सामान था। मन थोड़ा गर्म हुआ। थैंक्स बोलने से पहले ही वो बोलने लगी। सोसाइटी में हर बिल्डिंग में एक फ्लोर रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। पार्टी मेंबर को प्रायोरिटी है। हमारे बिल्डिंग में सिर्फ 302 वाले हैं। उनके बच्चे स्कूल में हर साल बेस्ट पेरेंट अवार्ड जीतते थे, यानी जिम्मेदार इंसान है। हमारी 55 नंबर बिल्डिंग दोनों यूनिट्स उनका सपोर्ट करे। फ्लोर रेप का काम सिंपल था, रोज नेबर्स का टेम्परेचर और सप्लाईज चेक करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मिलकर सॉल्व करना। सोसाइटी के लोग बाकी फ्लोर्स को सेम मैसेज देने चले गए। दरवाजा बंद किया, लेकिन मन में एक सवाल था, डिजास्टर में क्या इंसान सच में एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं? उसी दिन 302 वाले काम में लग गए। सच में अच्छे थे, जिम्मेदार थे। ठंड में हर फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। जब वो 8th फ्लोर पर पहुंचे तो मैं कान लगाकर सुनने लगा। पहले 2 फ्लैट्स ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरे पर काफी देर नॉक करने के बाद किसी ने खोला। मैंने याद करने की कोशिश की, स्नो क्लियरिंग के वक्त 8th फ्लोर से कितने लोग आए थे। उस वक्त इतनी ठंड थी कि बस जल्दी अंदर जाना था। धुंधला सा याद था कि एक यंग कपल मेरे पीछे बिल्डिंग में आया था, लेकिन वो किस फ्लोर पर रुके याद नहीं। तभी 8th फ्लोर शांत हो गया। मैं सोचने में था कि अचानक नॉक की आवाज आई मेरे दरवाजे पर। मैं चौंका। मैंने थर्मामीटर देखा, -11.2 डिग्री। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए नोटबुक में मेरे नाम के आगे टिक लगाया, नोटबुक बंद की और बोले, ठंड में बाहर मत निकलो, कुछ चाहिए तो 302 पर आ जाना। आगे भी नेबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। मैंने हाँ कही। उन्होंने हाथ हिलाया कि दरवाजा बंद करो। मैंने कई बार थैंक्स बोला और दरवाजा बंद किया। बंद करके मैं रूम की तरफ गया, फिर वापस क्वाइटली पीप होल पर आ गया। बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। मुझे अजीब लगा, झांक कर देखा, वहां एक बड़ा चेहरा सीधे पीप होल में दिख गया। मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गया। ध्यान से देखा तो वो फ्लोर रेप थे, अभी तक मेरे दरवाजे के पास खड़े थे। मैं पूरे 1 मिनट जम गया। थोड़ा रिलीफ आया, लेकिन सतर्क रहना जरूरी था। जब वो सबसे मिलकर चले जाएं, तब दरवाजे पर कुछ सेफ्टी मेजर्स करने थे। सच में मेरे पड़ोस में कौन रहता है मुझे खुद नहीं पता था। रोज सुबह 9 बजे ऑफिस, रात 9 बजे वापस, किसी से मुलाकात नहीं होती थी। फ्लोर रेप के जाने के बाद भी मैं रूम में नहीं गया, पीप होल से देखता रहा। उन्होंने 901 पर नॉक की, लेकिन सामने 903 का दरवाजा पहले खुला। एक बुजुर्ग आंटी थी, सफेद बाल लेकिन एनर्जेटिक। उन्हें थोड़ा याद था, पहले कभी सुबह 6 बजे उनके बेटे बहू निकलते थे। छोटी 3-4 साल की बच्ची रोती थी। पापा मामा जा रहे थे। मुझे लगा था कोई बच्चे को ले जा रहा है। दरवाजे में झांक कर देखा, आंटी ने सोचा मैं कुछ बोलने वाला हूँ, माफी मांगने लगी। मैं उस वक्त नींद में था, कुछ नहीं था देखकर दरवाजा बंद कर लिया। बाद में भी पता नहीं चला कि उस फ्लैट में कितने लोग थे। अब आंटी फ्लोर रेप को फैमिली सिचुएशन बता रही थी। तब पता चला वो और उनके हस्बैंड दोनों अकेले थे। बेटा बहू वाइफ के पेरेंट्स के यहाँ न्यू ईयर मनाने गए थे। फ्लोर रेप ने वही थर्मोमीटर निकाला, टेम्परेचर लिया और वही बातें बताई जो मुझे बताई थी। मेरी नाक ठंडी हो गई। क्वाइटली रूम में टेंट में जाकर बैठ गया। नीचे जाने की आवाज आई तो टेंट से निकला, ग्लव्स पहने और प्लान पर काम शुरू किया। सेफ्टी मेजर्स के नाम पर घर में कुछ खास नहीं था। नॉवल में रोप, सीमेंट, वायर जैसी चीजें होती हैं, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं था। मैंने शू रैक के जूते स्टोरेज में रखे। शू रैक पर किचन नाइफ, फायर एक्सटिंग्विशर और सुपरमार्केट से लाया चिली पाउडर रख दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। फिर भी मन में थोड़ी बेचैनी थी। मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, डर तो लगता है। सोचकर बेडरूम की वार्डरोब को खींचकर लिविंग रूम में ले आया, तब थोड़ा बेहतर लगा। अगले कुछ दिनों में 302 वाले रेगुलरली दरवाजा खटखटाते रहे। शायद उन्हें भी नोटिस हो गया था कि मैं कभी पूरा दरवाजा नहीं खोलता।
धीरे धीरे वो थोड़ी बातें करने लगे। उन्हीं से पता चला न्यू ईयर की वजह से बिल्डिंग में बहुत कम लोग थे, कुल 10 से भी कम। खुद वो भी अकेले थे, फैमिली बाहर थी। उनके जाने के बाद मैंने पेपर पर कैलकुलेट किया, 302 खुद, 8 फ्लोर वाले, 903 की बुजुर्ग कपल और 902 में बाकी शायद 4 और लोग। 302 के पैटर्न से पहले 02, फिर 01, फिर 03। 8 फ्लोर वाले शायद 803 में हैं। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बर्फ में दब गई होगी, वहां कोई नहीं होगा। 302 मेरे यहाँ आकर नीचे जाते हैं, ऊपर भी सेम होगा, कोई कपल भी था बिल्डिंग में। तो 4, 5, 6, 7 फ्लोर में से कम 2 फ्लोर्स खाली होंगी। सब मिलाकर लोग मेरी सोच से कम थे, लेकिन कम से कम अब बिल्डिंग की रफ पिक्चर दिमाग में थी। तब तक थोड़ा सेटल ही हुआ था कि जो आना था वो आ गया। न्यू ईयर के 6 डे की रात जो घर परिवार के साथ होनी चाहिए थी, उस रात सोसाइटी की बिजली गई। बिजली जाते ही टेम्परेचर एकदम से गिरा, क्लियरली फील हुआ। सारा स्टोर्ड सामान टेंट के पास ले आया, हैंड वार्मर्स लगाए, स्लीपिंग बैग में बंद हो गया। लेकिन एक्सट्रीम हंगर और कोल्ड में हैंड वार्मर्स ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे। रात में पैरों को घुटनों के पीछे मोड़कर गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ठंड से तड़पते हुए सुबह हुई, तब जाकर कैंपिंग स्टोव जलाया, गर्म पानी बनाया। भाप टेंट के अंदर तक उठ रही थी, पानी वेस्ट नहीं करना था। 903 आंटी के लिए हुए मिलेट में से थोड़ा लिया, उसकी खिचड़ी बनाई। गैस कैनिस्टर्स गिने, कोई 20 थे। अगर एक दिन में 3 से ज्यादा यूज न करूं तो 1 हफ्ते चलेंगे। दिन में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, बहुत नींद आ रही थी, थोड़ी वार्मथनेस हो गया। सप्लाईज की प्रॉब्लम बाद में सोचूंगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर फिर से मैंने तकिया कानों पर रख लिया और सोने की कोशिश की। मन में था, इस मौसम में बाहर निकलना ठीक नहीं, इस टेम्परेचर में बेड से उठना भी मुश्किल था, ड्राफ्टी कॉरिडोर में जाना तो दूर की बात। लेकिन नॉक रुक नहीं रही थी। मुझे चिंता हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 1 मिनट और नॉक होती रही। मैंने 4-5 लेयर्स वार्म जैकेट्स पहनी, बेड से उठा, पीप होल में झांका। फ्लोर रेप ही थे, लेकिन उनका एक्सप्रेशन अजीब था। पहली बार जब मिले थे वो याद आ गया। इन दिनों 302 ने मेरा ख्याल रखा था, लेकिन उस दिन दरवाजे पर खड़े रहने वाली बात अभी भी मन में कहीं अटकी थी। मैंने नाइफ उठाई, सांस रोकी, देखना था कि अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूं तो वो जाएंगे या नहीं। तभी एक ठंडी हवा आई और 903 का दरवाजा धीरे से खुला। 93 का दरवाजा खुला है। मेरा दिल बैठ गया, इस मौसम में खुला दरवाजा मतलब मौत। फिर मैंने देखा 302 झुककर पड़ोसी का दरवाजा बंद करने लगे। झुकते वक्त बीच की लेयर दिखी, एक स्वेटर। जब 903 आंटी ने मुझे मिलेट दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं कुछ हैंड वार्मर्स लेकर उन्हें देने गया था। उन्होंने हंसते हुए वापस कर दिया और अपनी रेड स्वेटर दिखाई। बहू नमी है, बहुत गर्म है। उन्होंने स्वेटर का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा खींच कर दिखाया। थोड़ा शान से बोली, देखो इसमें मेरा नाम भी है। मैंने उस फ्लावर को ध्यान से देखा। आपका नाम बाय है? आंटी की स्माइल गई, जैसे मैंने कुछ बेवकूफ़ी कह दी। फिर भी रुक नहीं पाई, बोली, अरे वो यूलन है। अभी वही यूलन स्वेटर 302 के ऊपर थी। आंटी और अंकल की याद आई, आंखें भर आईं। मैंने दांत भींचे, एक भी आवाज नहीं निकली। पीप होल से देखता रहा। 302 ने दरवाजा बंद किया, झुककर पैर की उंगलियों पर चलते हुए वापस मेरे दरवाजे पर आ गए। धीरे धीरे कान दरवाजे से लगा लिया, ये सोचकर कि बस एक दरवाजा है हमारे बीच। बॉडी अपने आप कांपने लगी। 302 1 मिनट और रुके, फिर ठंड से हार गए और नीचे ले गए। नीचे दरवाजा बंद होने की आवाज आई, तब जाकर मेरी सांस छूटी। रोया, लेकिन बिना आवाज के। चेहरे पर आंसू जम गए। तब जाकर खुद को संभाला और टेंट में वापस आया। स्लीपिंग बैग में लेटा। अक्ल कह रही थी सो जाओ, एनर्जी बचाओ, लेकिन 1 मिनट बाद फिर उठ बैठा। वार्म कपड़ों की कई लेयर्स पहनी, ऊपर से जैकेट डाली और घर का मेन दरवाजा खोला। उस सुपरमार्केट ट्रिप के बाद पहली बार डोर खोला। ठंडी हवा अंदर घुसी। मैंने नाइफ उठाई, दरवाजा जल्दी बंद किया। 903 का दरवाजा बीच में एक पत्थर से रुका था। 302 शायद अभी तक काम पूरा नहीं किया था, इसलिए पूरा बंद नहीं किया था। मैंने पत्थर हटाया और 903 का दरवाजा खोला। अंदर बहुत साफ घर था। दीवार पर फैमिली फोटो लगी थी। आंटी और अंकल किचन की टाइल्स पर औंधे पड़े थे। सिर के पीछे का खून जम चुका था। मैंने एक जैकेट उन दोनों के ऊपर रखी। जो काम के लिए आया था वो हुआ। वहीं खड़े होकर चंद सेकंड्स ब्लैक मोमेंट में रहा। उन्हें आखिरी सैल्यूट दिया। मैंने खुद को सिर्फ 2 मिनट दिए। दोनों औंधे गिरे थे, यानी पीछे से अटैक हुआ। पीछे से अटैक करना बताता है कि 302 केयरफुल था, शायद कॉन्फिडेंट नहीं था कि दोनों को अकेले हैंडल कर सकेगा। जो काम के बाद का टाइमिंग था वो पावर कट के बाद का था। पहले वो हमारे साथ शांति से रहे, पावर कट ने उन्हें तोड़ दिया और उन्होंने लूटने का रास्ता चुना। लेकिन 903 को क्यों? मैंने पहले एनालाइज किया था। 9th फ्लोर शायद पूरी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा लोग थे। यहाँ रिस्क ज्यादा था। अगर हम तीनों मिलकर लड़ते तो 302 हार जाते, जब तक कि उनका ये कहना झूठ ना हो कि बिल्डिंग में इतने लोग हैं। शायद बिल्डिंग में सिर्फ हम 3 ही बचे थे। ये सोचकर फिर से रोंगटे खड़े हो गए। पीछे से हवा अचानक कम हो गई। मुझे कुछ फील हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 302 वापस आ गए थे। पता नहीं कब से पीछे खड़े थे, मुझे देख रहे थे। मैं इतना शांत कभी नहीं रहा। आधे सेकंड में सिचुएशन समझी। उनके पास रिसोर्सेज कम है, पावर कट ने उन्हें कॉर्नर कर दिया है। बॉडी से वो मुझसे कमजोर होंगे। अगर मैं अभी स्ट्रांग दिखूं तो डरा सकता हूं। आधे सेकंड बाद मैंने गुस्से से आंखें तरेरी, हाथ में नाइफ उठाई और चिल्लाते हुए उनकी तरफ लपका। मेरा चेहरा शायद सच में डरावना था। 302 जेन्युइनली डर गए। मेरे पीछे कुछ देखकर उनका चेहरा बदल गया। वो पलटकर नीचे भागे। मैं चिल्लाता रहा। 903 से बाहर निकला, कांपते हाथों से अपने घर का दरवाजा खोला।
रास्ते में 302 को होश आया। फुटस्टेप्स रुके, फिर और तेज हुए, इस बार ऊपर की तरफ। मैंने दरवाजा धकेलकर अंदर घुसा। दरवाजा बंद करते वक्त देखा 302 की आंखें लाल थीं, चेहरे पर कुछ और ही था। नाइफ हाथ में लेकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहे थे। उनका वो रूप देखकर मेरी हिम्मत आधी हो गई। अब उनसे सीधे लड़ने की सोच भी नहीं सकता था। शू रैक पर रखा चिली पाउडर उठाया, दरवाजा थोड़ा खोलकर कॉरिडोर में फेंका और बंद कर लिया। बाहर से एक चीख आई, शायद 903 आंटी की दुआ थी। सच में आंखों पर लगा, ये मौका था। मैंने नाइफ उठाई, दरवाजा खोलने वाला था, तभी जैसे किसी ने हाथ पर थपकी मारी, नाइफ हाथ से गिर गई, जमीन पर गिरी। आवाज आई, मेरे पैर पर गिरी। कट तो नहीं हुआ, लेकिन दर्द हुआ। उस दर्द ने मुझे जगाया। याद आया मैं नाइफ क्यों लेकर आया था। वो एक सेकंड की देरी बहुत थी। 302 जा चुके थे। नाइफ उठाई, शू रैक पर रखी और टेंट में वापस आ गया। मोटे कपड़े उतारे तो अंदर थर्मल वेयर पसीने से भीगा था। कांपते हुए कपड़े बदले। आखिरकार स्लीपिंग बैग में ठीक से लेटने का मौका मिला। कई दिनों से नींद नहीं थी, लेकिन अभी नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिमाग में एक ही सवाल था, अब 302 से कैसे डील करूं। सीधे लड़ाई तो ऑप्शन नहीं था। कोई और तरीका? घर में ठंड बढ़ रही थी। कैंपिंग स्टोव जलाया। पहले की बनी मिलेट पॉरेज जम गई थी। उसमें थोड़ा पानी डाला और गर्म करने लगा। उबलते पानी को देखते देखते स्लोली एक प्लान बना। एक दिन बाद 302 सच में वापस आए। पहले दरवाजे के सामने घुटने टेक कर रोने लगे। कह रहे थे उनकी भी सिचुएशन मुश्किल है। 2 मिनट रोते रहे, गालों पर आइस जमने लगी। जब मेरी कोई रिस्पॉन्स नहीं आई तो जैकेट से नाइफ निकाली और दरवाजा काटने लगे। ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर बार का हिट बहुत कैलकुलेटेड था। पूरे कॉरिडोर में वो आवाजें गूंज रही थी। मैंने सही मोमेंट देखा और दरवाजे के पीछे से बोला, रुको, दरवाजा टूटा तो हम दोनों मरेंगे। नाइफ रुक गई। मैंने कंटिन्यू किया, तुम्हें क्या चाहिए? क्या हम शांति से नहीं रह सकते? उन्होंने नीचे देखा, अजीब सी हंसी आई, दांत खटखटाए। मुझे तुम्हारे यहाँ रहना है। मैंने स्ट्रेट मना कर दिया। पागलपन है, मैं इन्हें घर में रहने नहीं दे सकता। उनकी आंखें घूमी, फिर बोले, पहले एक ग्लास गर्म पानी दो, प्यास लगी है, फिर बात करते हैं। मैं भड़क गया। गर्म पानी? मैं खुद बर्फ चाट कर काम चलाता हूँ और तुम गर्म पानी मांग रहे हो? नहीं माना तो कोई डील नहीं, दोनों मरेंगे। ये कहकर मैं वापस मुड़ा। वो झट बोले, ठीक है, कुछ इंस्टेंट नूडल्स और फ्रोजन वाटर बॉटल्स दे दो। तब मैंने बड़े मन से मान लिया, दूं तो कैसे? अभी दरवाजा खोला तो पता नहीं तुम क्या करोगे। 302 ने नीचे देखा, एक्सप्रेशन क्लियर नहीं था। आधे मिनट बाद बोले, मैं 9th और 8th फ्लोर के बीच में जाकर खड़ा हो जाता हूँ, तुम सामान रखकर दरवाजा बंद कर लो। मैं थोड़ा सोचता रहा, फिर मान गया। मेरे मानने पर उनका बॉडी कांप गया, एक्साइटमेंट थी। मैं जैसे सामान लेने जा रहा हूँ वैसे दिखाया, लेकिन एक्चुअली पहले से पिघलाया हुआ पानी एक बेसन में लिया और दरवाजे की तरफ चला। 302 स्टेयर्स पर जा चुके थे। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। उसी पल वो लगभग उड़कर आए, नाइफ सीधे मेरी तरफ। मैंने पूरा बेसन का पानी उनके ऊपर डाला और बेसन को सीने के आगे कर लिया। उनकी नाइफ प्लास्टिक बेसन के तले को चीरती हुई मेरे पेट में घुसी। मैंने दर्द सहकर एक पैर से उन्हें स्टेयर्स की तरफ धकेला और जल्दी दरवाजा बंद किया। दरवाजे से पीठ लगाई, कुछ गहरी सांसें ली, तब जाकर बॉडी कांपना रुका। 302 के ऊपर जो पानी डाला था वो -50 में उनकी बॉडी पर जम रहा होगा। वो बिना गर्मी के नहीं बचेंगे। थोड़ा रुककर मैंने पेट और सीने पर बंधे तकिए उतारे। नीचे वाला तकिया नाइफ से फटा था, रुई बाहर आ गई थी। जैसे ही तकिया उतारा, नाइफ जमीन पर गिरी। मैंने उसे उठाकर शू रैक पर रखा, पेट पर हाथ रखा और धीरे धीरे टेंट में वापस आ गया। तकिए ने बचा लिया, फिर भी पेट पर हल्की सी चोट थी। कैंपिंग स्टोव जलाया, आंखें बंद की। आखिर खत्म हुआ। कई दिनों की एग्जॉस्शन थी, ठीक से सोया नहीं था। बाहर बर्फ गिरती रही। मैं गहरी नींद में चला गया। जब उठा तो सामने एक रोशनी थी। मर गया क्या? रोशनी बहुत तेज थी। आंखें खोलनी पड़ी। ऊपर टेंट की छत दिखी। मैंने आंखें मिचमिचाई, जैकेट उतारी, स्लीपिंग बैग से निकला। घर के बल्ब्स पूरी ब्राइटनेस से जल रहे थे। माथे पर पसीना था, थोड़ा कंफ्यूज था। बिजली आ गई। सोसाइटी के लोग मुझे नीचे ले गए। तभी मेडिकल टीम ने 302 को स्ट्रेचर पर ले जाते दिखा। वो जिंदा थे। उन्हें जाते देखता रहा। मन में एक सवाल था, इन्हें बेस्ट पेरेंट अवार्ड कैसे मिला? 302 का दरवाजा खुला था। किसी के नोटिस करने से पहले मैं अंदर गया। अंदर एक अजनबी फैमिली फोटो थी। उस फोटो में जो औरत थी वो नहीं थी जिसे मैंने देखा था। मेरा खून ठंडा हो गया। फिर पुलिस आई और ठंडा हो गया। वो कैमरास लेकर हर जगह फोटोज ले रहे थे। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए, कंधे पर हाथ रखा। पुलिस स्टेशन पर जाकर पूरी बात पता चली। मैं इस बिल्डिंग में उनकी नाइफ से बचने वाला अकेला इंसान था। वो 302 की असली रेजिडेंट नहीं थी। वो उस यंग कपल में से थी जो स्नो क्लियरिंग के दिन मेरे साथ बिल्डिंग में आई थी। उसके और उसके बॉयफ्रेंड के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। 302 के असली रेजिडेंट ने उन्हें देखकर दया की और अपने घर में रहने दिया। बर्फ बढ़ती गई, सप्लाईज पहले से कम थी। दोनों ने असली रेजिडेंट से झगड़ा शुरू किया। झगड़ा बढ़ा। पहली बार शायद एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन बाद में फ्लोर ऐप बनकर घूमना प्लान था। दोनों ने 302 का सारा सामान खत्म किया। फिर 4th फ्लोर से ऊपर एक एक फ्लोर सर्च करने लगे। लड़की रुकना चाहती थी, लेकिन पावर कट के बाद फूड और वाटर ज्यादातर था। वार्म क्लोथ्स -50 में काफी नहीं थे। तब उसने हम पर नजर रखी। 9th फ्लोर सबसे मुश्किल था। असल में उसका ओरिजिनल प्लान सिर्फ 903 था, क्योंकि वो पूरा ब्लेम तुम पर डालना चाहती थी। पुलिस ने सिंपैथेटिकली मुझे देखते हुए कहा। मैं शॉक था। पुलिस ने बताना जारी रखा। वो चाहती थी कि मैं उसे नाइफ से कुछ कट्स दूं। मुझे याद आया, चिली पाउडर फेंकने के बाद उसकी चीख। क्या वो सच में आंखों में लगा था?
या उसने मुझे मौका दिया? अगर मेरी नाइफ ना गिरती और मैं उसे हर्ट करता तो सीरियसली इंजर्ड वो होती और उसके पास ढेर सारा सामान होता। कौन ज्यादा सस्पिशियस लगता? पुलिस ने 1 कप गर्म पानी दिया। ज्यादा चिंता मत करो, उसने विक्टिम्स के कपड़े तक ले लिए। रियल 302 बनकर काम किया। एविडेंस बहुत है और अच्छा हुआ तुमने उससे डायरेक्टली फाइट नहीं की, वरना सेल्फ डिफेंस का केस भी खींच सकता था। मैंने एक घूंट गर्म पानी पिया, अंदर की ठंड थोड़ी गई। जाने से पहले मैंने पुलिस से एक रिक्वेस्ट की। वो थोड़े सरप्राइज्ड हुए, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो दे दिया। मैं आंटी की वो यूलन स्वेटर लेकर बी सिटी के बाहर एक सेमेट्री में गया। टूम्बस्टोन पर वो अभी भी हंस रही थी, हस्बैंड के साथ दफन थी। उनकी कब्र पर कुछ फ्रेश फ्लावर्स थे। मैंने उनकी प्यारी यूलान स्वेटर को कब्र के सामने रखा और झुककर नमन किया। जाने क्यों लगा कि वही मुझे बचाती रही, इसीलिए मैं बच गया। मैंने चेहरे के आंसू पोंछे, एक बार और झुककर सैल्यूट किया और उजाले की तरफ आगे बढ़ गया।